हेमंत के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में है 47 विधायक। तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन को एक सप्ताह के अंदर विश्वासमत हासिल करना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को एक सप्ताह के अंदर विश्वासमत हासिल करने का निर्देश दिया है। सोमवार तक फ्लोर टेस्ट संभावित है। सदन में फिलहाल विधायकों की संख्या 77 है। 5 विधायक इस बार सदन में नहीं होंगे। 4 विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। वहीं झामुमो विधायक सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने को बाद इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान विधानसभा में बहुमत के लिए 39 विधायकों का संख्या बल चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ 47 विधायक हैं। मनोनीत विधायक को भी वोटिंग का अधिकार है। मनोनीत ग्लेन जोसेफ गोल्स्टन हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करेंगे। वहीं एनडीए के पास फिलहाल 27 वोट है। भाजपा विधायक जेपी पटेल भले ही सदन में विरोधी पक्ष में बैठाए जाएंगे, लेकिन उनका वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में ही होगा। निर्दलीय सरयू राय और अमित मंडल साथ आए तब भी एनडीए आंकड़ा से काफी दूर है। एनडीए के खाते में 27 विधायक होंगे। सदन में हेमंत सोरेन सरकार को विश्वासमत के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं दिख रही है। झामुमो के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल रखा है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन की सेहत में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं भाजपा विधायक जेपी पटेल सरकार के साथ आए तो हिसाब बराबर हो जाएगा। इधर विधायक चमरा लिंडा को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। चमरा लिंडा बुधवार को गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने राजभवन में ली शपथ। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी वीआर सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। सुबह 9:45 बजे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर सारंगी 19 जुलाई 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर वीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। 20 जुलाई 1962 को ओडिशा के चर्चित सारंगी परिवार में जन्मे डॉक्टर वीआर सारंगी ने बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी के एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया। एलएलबी के बाद उन्होंने एलएलएम की डिग्री ली। इन्होंने लॉ में पीएचडी भी की है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने वर्ष 1985 में ओडिशा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस शुरू की। 20 जून 2013 को वह ओडिशा हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर सारंगी ने 1,52,000 से अधिक केस का निबटारा किया है। उन्होंने 1500 से अधिक रिपोर्टेड जजमेंट लिखे हैं। वकील के रूप में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। गुरुवार की देर रात रांची पहुंचने पर हाईकोर्ट के अधिकारियों ने अपने नए चीफ जस्टिस का भव्य स्वागत किया। लोहरदगा में मध्याह्न भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार, सभी की हालत स्थिर। लोहरदगा जिला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 16 बच्चे मध्याह्न भोजन में अंडा खाने के बाद बीमार पड़ गए। इसके बाद बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन सभी का इलाज किया गया है। जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के अपग्रेड मध्य विद्यालय कुंदो में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों को अंडा दिया गया था, जिसे खाने के बाद स्कूल के 16 बच्चे बीमार पड़ गए। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी बच्चों को इलाज के लिए भंडरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज किया गया है। सूचना मिलने के साथ ही बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए। इस घटना को लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि ये मामला फूड प्वाइजनिंग से जुड़ा हुआ है। बच्चों ने पेट दर्द के साथ उल्टी की शिकायत भी की थी। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जयनाथ महतो का कहना है कि अंडा खाने से बच्चों की सेहत बिगड़ी है। इस मामले में जांच की जाएगी। मध्याह्न भोजन के बचे हुए अंडों को सीज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अपग्रेडेड मिडिल स्कूल कुंदो में बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में अंडा दिया गया था, जिसको खाने के बाद बच्चे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगे। ये देखकर शेष बच्चों ने अंडा नहीं खाया। आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज किया गया है। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है।
सीएम बहन बेटी मई कुई योजना, सफेद राशन कार्ड वाली महिलाओं को भी मिल सकता है योजना का लाभ। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही झारखंड सरकार ने आधी आबादी यानी 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिले की करीब 3 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी नगर निकाय को व ग्रामीण इलाके में BDO/CO ऑफिस को सौंपी जा रही है। झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र उपायुक्त कार्यालय को हासिल हो चुका है। योजना का लाभ लेने के लिए ये पात्रता होना जरूरी। आवेदिका के पास झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन के समय महिला की आयु 21 वर्ष से ज्यादा और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से नहीं जुड़ा है, उन्हें दिसंबर 2024 तक योजना का लाभ मिलेगा। आवेदिका के परिवार के पास पीला, गुलाबी, हरा या सफेद राशन कार्ड होना चाहिए। झारखंड के 12 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश के आसार। पूरे झारखंड में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राज्य के 12 जिलों में बारिश की अधिक संभावना है। पश्चिमी इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। मौसम विभाग ने इसकी वजह से राज्य के 12 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में भारी बारिश के आसार है। राज्य में अगले 5 दिनों में झारखंड के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज राज्य में रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से घटकर 29 डिग्री पर आने की संभावना है। जोबा माझी लोकसभा में झामुमो संसदीय दल की नेता चुनी गईं। सदन में पार्टी के हैं 3 सांसद। झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद जोबा माझी लोकसभा में झामुमो संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इनके नाम पर शुक्रवार को निर्णय लिया गया। लोकसभा में झामुमो के 3 सांसद हैं। पार्टी ने राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल का नेता डॉक्टर सरफराज अहमद को मनोनीत किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक में एक तरफ जहां लोकसभा में झामुमो संसदीय दल की नेता का चुनाव किया गया, वहीं राज्यसभा में भी पार्टी संसदीय दल के नेता को चुन लिया गया है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई जोबा माझी पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। झामुमो संसदीय दल की बैठक में इन्हें लोकसभा में पार्टी संसदीय दल की नेता के रूप में मनोनीत किया गया है। ये पहली बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई हैं। लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद हैं, जोबा माझी, विजय हांसदा और नलिन सोरेन। जोबा माझी पहली बार सिंहभूम संसदीय सीट से विजयी हुई हैं। इससे पहले वे झारखंड में मंत्री रही हैं। दुमका लोकसभा सीट से नलिन सोरेन निर्वाचित हुए हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से विजय हांसदा झामुमो के सांसद हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद को झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल का नेता चुना गया है। शुक्रवार को इनके नाम पर निर्णय लिया गया। इस बाबत झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर जानकारी दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर बने झारखंड बीजेपी के प्रभारी, बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुश मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सुशासन का राज स्थापित करेगी। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने 12 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सहित कुल 12 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने अंडमान निकोबार में रघुनाथ कुलकर्णी, अरुणाचल प्रदेश में अशोक सिंघल, बिहार में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया है। बिहार में दीपक प्रकाश के रूप में सह प्रभारी की भी नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन को प्रभारी बनाया है। गोवा में आशीष सूद प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। इस राज्य में सतीश पुनिया को प्रभारी और सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में श्रीकांत शर्मा प्रभारी और संजय टंडन सह प्रभारी बने हैं। जम्मू कश्मीर में तरुण चुग प्रभारी और आशीष सूद सह प्रभारी बनाए गए हैं। झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रभारी बने हैं। कर्नाटक में राधा मोहन दास अग्रवाल प्रभारी और सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी बनाए गए हैं। केरल में प्रकाश जावड़ेकर प्रभारी और अपराजिता सारंगी सह प्रभारी बनाई गई हैं। ईडी का दावा, आलमगीर आलम के कार्यकाल में 3000 करोड़ कमीशन की हुई वसूली। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, उनके आप सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में हर स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कमीशन की दर तय थी। आलमगीर के कार्यकाल में कमीशन के तौर पर करीब 3000 करोड़ रुपए वसूले जाने और उसकी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि कमीशन की राशि वसूलने और बंटवारे के लिए विभाग में एक गिरोह सक्रिय था। इसमें ठेकेदार, इंजीनियर सहित विभागीय अधिकारी शामिल थे। विभागीय मंत्री के लिए विकास योजनाओं में 1.5% कमीशन निर्धारित था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विभाग में जारी कमीशनखोरी को प्रमाणित करने के लिए कई तरह के दस्तावेज पेश किए हैं। इसमें आप्त सचिव के पास से बरामद एक्सेल शीट भी शामिल है। इस शीट पर विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का नाम, लागत, कुल कमीशन और कमीशन में हिस्सेदारी का उल्लेख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहांगीर के घर से बरामद रुपए विकास योजनाओं से बतौर कमीशन वसूली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े अफसरों के लिए कमीशन की दर 0.75 से 1.50% तक निर्धारित थी। ईडी ने कमीशन की रकम से लॉन्ड्रिंग के सहारे अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। जहांगीर को मंत्री के आप्त सचिव का करीबी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक की जांच के दौरान अभियुक्तों की कुछ संपत्ति को चिन्हित किया गया है, साथ ही और संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर की कुल 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने संपत्ति जब्त करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जब्त की गई संपत्ति में संजीव लाल और जहांगीर का फ्लैट शामिल है। ईडी ने जांच में पाया कि संजीव लाल और जहांगीर के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का आर्थिक स्रोत वैध नहीं है। फ्लैटों की खरीदने में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में वसूली गई कमीशन की राशि का इस्तेमाल किया गया है। नक्सलियों को बड़ा झटका, लातेहार में 20 लाख के 2 माओवादियों ने किया सरेंडर। लातेहार जिला पुलिस के समक्ष शुक्रवार को 2 इनामी भाकपा माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार और सालमन गंजू शामिल है। पलामू डीआईजी वाईएस रमेश, लातेहार डीसी गरिमा सिंह, एसपी अंजनी अंजन, सीआरपीएफ कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी और सीआरपीएफ कमांडेंट केडी जोशी ने गुलदस्ता देकर आत्मसमर्पण करने वाला नक्सलियों को सम्मानित किया। लातेहार एसपी अंजनी अंजन के द्वारा पिछले 2 वर्षों से नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सघन छापामारी अभियान के कारण लातेहार में नक्सली संगठन काफी कमजोर हुआ है। नक्सलियों का सबसे सेफ जोन बूढ़ा पहाड़ का एरिया नक्सलियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद नक्सली भयभीत भी हो गए हैं। इसी बीच लातेहार एसपी के द्वारा गांव-गांव में सरकार के आत्मसमर्पण नीति को प्रचारित प्रसारित भी काफी जोर शोर से किया गया। खुद को अत्यंत कमजोर होता देख और सरकार के बेहतरीन आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार डालने की योजना बनाई। नक्सलियों के द्वारा जब आत्मसमर्पण नीति की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली गई तो फिर शुक्रवार को दोनों नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों के सरेंडर करने से भाकपा माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है।
बताया जाता है कि नक्सली सालमन गंझू पिछले 22 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। इसके द्वारा 1 दर्जन से अधिक हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। इसके खिलाफ लातेहार और लोहरदगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं नक्सली नीरज सिंह खरवार पर 25 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज है। नीरज सिंह खरवार पलामू के बाबुन गांव का रहने वाला है। ये वर्ष 2004 में माओवादी संगठन से जुड़ा और पिछले 8 वर्षों से बूढ़ापहाड़ के एरिया में सक्रिय था। वहीं लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि लातेहार का एक भी गांव या इलाका ऐसा नहीं है जहां नक्सली अपना ठिकाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के समक्ष अब एक ही रास्ता बचा है कि वह झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेकर हथियार डाल दें। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार के द्वारा नक्सलियों को इनाम की राशि के साथ साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें उनके आचरण के आधार पर 3 साल के बाद से सालाना आर्थिक मदद, आवास की सुविधा, 4 डिसमिल जमीन की सुविधा, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हॉट सीट बनी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा, कांग्रेस में टिकट की रेस में आधा दर्जन से अधिक दावेदार। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने में जुट गई हैं। वहीं विभिन्न पार्टियों के नेताओं की आपसी जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सांसद सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो वे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा से यह सीट एक बार फिर झारखंड की सबसे हॉट सीट के रूप में उभरने लगी है। यहां कांटे की लड़ाई होगी, इसके संकेत मिलने लगे हैं। भाजपा व कांग्रेस के साथ ही वर्तमान विधायक सरयू राय भी अपनी दावेदारी अभी छोड़ी नहीं है। उनके रुख से भी इस सीट का सियासी दशा और दिशा तय होगी। अगर कांग्रेस पार्टी से इस सीट के लिए दावेदारों की बात करें तो इसकी संख्या आधा दर्जन से अधिक है। सभी अपने अपने स्तर पर टिकट की दावेदारी को लेकर जुगाड़ में जुटे हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं तथा झारखंड में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक हैं। वर्ष 2011 में राजनीति में प्रवेश किया तथा जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को हराकर सांसद बने। पुडुचेरी से जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से 1985 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वर्ष 1986 में आईपीएस बने। डॉक्टर अजय को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। राजनीतिक चेहरा बनने से पूर्व एक आईपीएस पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर अजय अपनी अलग छाप छोड़ चुके थे। जमशेदपुर में क्राइम कंट्रोल करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। टाटा स्टील के तत्कालीन एमडी जे ईरानी के विशेष अनुरोध पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बतौर एसपी डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर भेजा था। स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर डॉक्टर अजय कुमार ने 1994 से 1996 के बीच जमशेदपुर में बतौर एसपी सेवा की। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में टाटा मोटर्स में ज्वाइन किया। वित्तरहित विद्यालय के शिक्षकों का निर्णय, 16 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन। वित्त रहित एवं अनुदानित इंटर कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसा के प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरवा में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई तक उनकी मांगों पर विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो मोर्चा आंदोलन की घोषणा करेगा। इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी की संचिका 18 जून से मुख्यमंत्री सचिवालय में पड़ी है। अगर इस पर अविलंब अनुमोदन नहीं हुआ तो सभी शिक्षक कर्मी स्कूल कॉलेज बंद कर रांची में धरना प्रदर्शन करेंगे। मनीष कुमार ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से आर पार के संघर्ष का निर्णय लिया गया। प्रधानाचार्यों ने कहा कि विगत 25-30 वर्षों से राज्य के गरीब आदिवासी, दलित, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अधिकांश स्कूल कॉलेज देहाती क्षेत्रों में हैं, जहां उच्च शिक्षा की सुविधा अभी भी दुर्लभ है। इसके बावजूद उन्हें वेतन के नाम पर एक भी रुपया नहीं मिलता है। सरकार द्वारा वर्ष में एक बार छात्र संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है, जो इस महंगाई के समय में काफी कम है। शिक्षकों ने बताया कि उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को अनुदान से प्रति माह केवल 4 से 5 हजार रुपये मिलते हैं। 1000 से ज्यादा छात्र संख्या होने पर स्कूलों को 14,40,000 रुपये मिलते हैं,
जबकि एक विद्यालय में शिक्षकों की यूनिट 12 एवं शिक्षक कर्मियों की संख्या 3 होती है। शिक्षकों ने बताया कि इंटर कॉलेज को 2000 से ज्यादा छात्र संख्या होने पर और तीनों संकाय होने पर 60 लाख रुपये मिलते हैं। एक संकाय में 1,68,000 रुपये मिलते हैं, जो काफी कम है। ये स्थिति शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना रही है। अरविंद सिंह ने बताया कि महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि चौगुन करने को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने 75% अनुदान बढ़ाने की अनुशंसा की है, लेकिन समलेख अभी तक कैबिनेट में नहीं गया है। मामला विभाग में लटका हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों एवं सांसदों ने भी विभाग के सचिव को पत्र लिखा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर सरकारी कर्मी के समान वेतन देगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संबंध में कार्मिक विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन मामला अभी तक लंबित है। धनबाद में ईडी के छापे, प्रमोद सिंह के ठिकानों से दस्तावेज व महंगी गाड़ियां जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने धनबाद में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM घोटाले से जुड़े 5 लोगों प्रमोद सिंह, अंजीव सिंह, अरुण सिंह, अश्विनी कुमार शर्मा और दिव्य प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान चल अचल संपत्ति और कोयले के कारोबार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रमोद के घर पर खड़ी 3 महंगी गाड़ियां जब्त कर ली है। छापेमारी के दौरान प्रमोद ने अपने 3 मोबाइल फोन बाहर फेंक दिए। ईडी ने गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे चारों अभियुक्तों के ठिकानों पर छापा मारा। जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार सिंह NRHM में धनबाद जिले के झरिया और जोड़ा पोखर का ब्लॉक अकाउंट मैनेजर था। वर्ष 2008 में संविदा के आधार पर नियुक्त प्रमोद को 17,000 रुपये मानदेय मिलता था। उसे NRHM की राशि खर्च करने और कैश बुक लिखने की जिम्मेवारी दी गई थी। इसी दौरान उसने सरकारी राशि का गबन किया। जांच में पाया गया कि उसने धोखाधड़ी कर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खाते में NRHM का पैसा ट्रांसफर किया। इसके बाद उन लोगों से पैसा वापस ले लिया। उसने घोटाले की रकम से अचल संपत्ति अर्जित करने के अलावा अपने करीबी के नाम पर एक गाड़ी खरीदी और खुद इस्तेमाल करता रहा। रांची की यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, ट्रैफिक एसपी को लगातार अभियान चलाने का निर्देश, सुविधा पर रिपोर्ट तलब। राजधानी रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस रंग मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 600 अतिरिक्त होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाए। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीक आवर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों के लिए वॉशरूम समेत किस तरह की अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बाबत हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगा है। मामले की विस्तृत सुनवाई 18 जुलाई को होगी। दरअसल राजधानी की सड़कों पर चलना तक मुहाल हो गया है। मेन रोड, कांटाटोली रोड, हरमू बाईपास रोड, रातू रोड, लालपुर रोड समेत सभी मुख्य मार्गों पर जाम लगने की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार चंद किलोमीटर का सफर पूरा करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। चौक चौराहों पर सब्जी की दुकानें, गाड़ियों की अवैध पार्किंग, बिना परमिट वाले ई रिक्शा की बढ़ती संख्या सबसे बड़ा कारण बनी है। 27 जून को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने भी प्रशासन से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी में कुछ एक चौक को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के जवान अपने स्तर पर प्लास्टिक और टेंट लगाकर धूप और बारिश में खुद को बचाते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई के दौरान आए दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की खबरें सामने आती हैं। नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी, सीबीआई ने बिहार के बंटी शर्मा को किया गिरफ्तार। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने झरिया से बंटी शर्मा उर्फ बंटी सिंह को गिरफ्तार किया है। बंटी बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है। फिलवक्त उसका परिवार गोविंदपुर में रहता है। प्रश्न पत्र लीक मामले में धनबाद से सीबीआई की ये दूसरी गिरफ्तारी है।
इससे पहले 3 जुलाई को सीबीआई ने धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के बापू नगर से अमन सिंह को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी बंटी शर्मा को लेकर पटना चले गए हैं। उसे शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि जांच एजेंसी द्वारा अभी तक बंटी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। सीबीआई अमन सिंह समेत कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पटना में पूछताछ कर रही है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि रिमांड पर लिए गए 5 आरोपितों से प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक मिले तथ्यों की पुष्टि कराई जा रही है। इसके अलावा पूर्व में हुई अन्य परीक्षाओं में भी उनकी संलिप्तता की जानकारी जुटाई जा रही है। रिमांड पर लिए गए 5 आरोपियों से पटना में सीबीआई की 3 टीमों ने अलग अलग पूछताछ की। इसमें मास्टरमाइंड, पैसे के लेन देन, फरार रॉकी और संजीव मुखिया का ठिकाना, अभ्यर्थियों की संख्या सहित अन्य सवाल थे। सूत्र बताते हैं कि धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह ने सीबीआई को कई अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ में पता चला है कि बंटी शर्मा पैसे के ट्रांसफर का काम करता था। सीबीआई ने 2 दिन पहले धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पेपर लीक मामले से जुड़ा दूसरा आरोपी बंटी फरार हो गया था। पूछताछ में अमन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर झरिया से बंटी की गिरफ्तारी की गई है। बंटी पैसे के लेनदेन के साथ ही एडमिशन का काम करता था। सूत्रों की माने तो उसके घर की तलाशी में सीबीआई ने रुपये 3 बैंक खाते, 4 मोबाइल, गांव की जमीन के कागज और गाड़ियों के कागजात जब्त किए हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की सुनवाई में यूयू से जांच रिपोर्ट देने को कहा था। यूयू के एडीजी नैयर हसनैन खान जांच रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए गुरुवार को रवाना हुए थे। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले बिहार सरकार ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच यूयू को सौंपी थी। यूयू ने जांच करते हुए कई गिरफ्तारियां की थीं। रांची के व्यवसायी राजेश पॉल हत्याकांड में पुलिस ने जारी की आरोपी तस्वीर, सूचना देने वाले को मिलेगा 50,000 रुपये का इनाम। रांची के व्यवसायी राजेश पॉल हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी की तस्वीर जारी कर सूचना देने की अपील की है। इसके लिए 50,000 रुपये का इनाम जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। ज्ञात हो कि 2 साल पहले रांची के दिल्ली मार्केट के ओसीसी कंपाउंड स्थित अरविंद ज्वेलर्स दुकान के संचालक राजेश पॉल की अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। रांची के दिल्ली मार्केट पुलिस का कहना है कि अपराधियों की छानबीन के लिए काफी प्रयास किया गया लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। इस कारण अभियुक्त की पहचान के लिए सीआईजी प्रकाशन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार ने अभियुक्त की पहचान के लिए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को पत्र लिख फोटो के साथ इनाम की घोषणा के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया है। 2 साल पूर्व दिल्ली मार्केट के ओसीसी कंपाउंड स्थित अरविंद ज्वेलर्स में दिन दहाड़े व्यवसायी राजेश पॉल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त एक ग्राहक उस दुकान पर अपने जेवर लेने पहुंचा था। इस दौरान अचानक 5 अपराधी हाथ में पिस्टल लहराते वहां पहुंचे और लूटपाट करने लगे। जब दुकान संचालक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के समय सभी ने गमछा से अपने मुंह को ढक रखा था और हेलमेट में थे। व्यवसायी से उलझने के दौरान एक व्यवसायी का हेलमेट घटनास्थल पर गिर गया और वह उसे छोड़कर पैदल ही भाग निकला। इस दौरान उसकी तस्वीर आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट